हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी अभी जो ईवीएस की वीडियो थी वो देख ली है, जिसमें हमने एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो फ़ायदे थे, नुकसान थे, उनके बारे में देखा था। अभी आप लोगों ने बोला है कि जो ईवीएस का चैप्टर है वो मैं पहले आपको कंप्लीट करवा दूँ, तो अब हम उसमें नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। फ्रेंड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल संचयन। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जहाँ पर जो वर्षा का जल है, जो बारिश का जो जल है, उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वही हमारी क्या होती है, रेन हार्वेस्टिंग होती है। इसको आगे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्कर है, वो किस तरह से चलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, रेन हार्वेस्टिंग को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वाटर साइकिल पता हो, वाटर साइकिल कैसे चलती है, जल चक्कर कैसे चलता है। तो देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रही हूँ। जिस तरह से चीज़ों को मैं याद रखती हूँ, उसी तरह से मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, सिलेबस की तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस 2-3 दिन में जो आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है, क्लाउड्स हैं, ठीक है। और मैं, हाँ फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, मेरी ना ड्राइंग पे मत जाइए, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ओके। तो क्लाउड्स हैं, क्लाउड से क्या होती है, बारिश होती है, ओके। लेकिन ये बारिश कैसे होती है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, वाटर है। तो ये वाटर का क्या होता है, इवापोरेशन होता है। बारिश होती है, बात मान ली, लेकिन जो बारिश जमीन पर आ गया उसका क्या होता है, इवापोरेशन होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। वो जो पानी था वो हवा के अंदर छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद जब वो ठंडे होते हैं तो वो संघनित होकर, यानी कंडेंस होकर, संघनित होकर क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और फिर उनसे, उन बादलों से क्या होती है, रेन दोबारा से वापस आती है। तो इस तरह से जल का चक्कर चलता रहता है। आपको समझ में आया? तो आप लोगों को जो जल चक्कर है वो समझ में आ गया कि जल का चक्कर किस तरह से चलता रहता है। तो अब जल का चक्कर आपको समझ में आ गया, वाटर साइकिल आपको समझ में आ गया कि भाई जो पानी है वो नीचे धरती पर से वाष्पित होकर के जाता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, संघनित होकर उसके बादल बन जाते हैं, और वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है, ओके। जो वर्षा का जो जल संग्रहण है वो किस तरीके से होता है। तो द प्रोसेस ऑफ, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम सरफेस ऑन विच रेन फॉल्स, फिल्टरिंग इट एंड स्टोरिंग इट फॉर मल्टीपल यूजेज। समझ में आया कि जो वर्षा का जो पानी है, जो रेन वाटर है, उसका हम कलेक्शन कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट यूज़, जो हमें और आगे जो यूज़ करने हैं उसके लिए उनको, उसका हमने क्या कर लिया, स्टोरेज कर लिया। जो वर्षा का जो पानी था उसका स्टोरेज कर लिया, उसका फिल्ट्रेशन कर देते हैं, उसका स्टोरेज कर देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ओके। इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, ये मैंने क्या बनाया है फ्रेंड, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ओके। ये मैंने क्या बनाया है, एक घर बनाया है। ऊपर क्या थे भाई, बादल थे। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो ये पानी आया, ये जो पानी है सारा, ये कहाँ पर जा रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, टैंक के अंदर जा रहा है। इस टैंक के अंदर ये पानी चला गया, ओके। तो यही क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आगे और भी मैंने डायग्राम यूज किए हैं, उन डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पानी है हम इसका स्टोर कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई यूज़ तो होगा जिसके लिए हम इसको स्टोर कर रहे हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है पानी, जो हमने वर्षा का जो जल है उसको हमने उसको संचयन किया है, उसका हमने संग्रहण किया है, उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। उसका यूज हो सकता है फ्रेंड्स सिंचाई में। हमने जल को स्टोर कर लिया, जब बारिश हो रही थी, बरसात हो रही थी, उस पानी को हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद हम खेतों में सिंचाई के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अपने घर में बाग बगीचे हैं उनके अंदर डाल सकते हैं, घर में जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डाल सकते हैं। हमारे घर में क्या है, जीव जंतु हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उन जीव जंतुओं को हम पीने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, उनको नहलाने धुलाने के काम आ सकता है। कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं, जो टॉयलेट होते हैं वहाँ पर पे यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, इन लॉन्ड्री, इन इरिगेशन, इन गार्डनिंग, फॉर टॉयलेट, इन सब का हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नॉट बी यूज, कहाँ पर इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, नहाने में, और जो रसोई घर है उसके अंदर इसका यूज नहीं किया जा सकता। किसका, रेन वाटर का। जो रेन वाटर हमने जो स्टोर किया है उसका यूज नहाने में और रसोई घर में नहीं होता है। ओके, पीने के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आर कंसिडरेबली ईजी टू मेंटेन सिंस दे आर नॉट यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्योरीफिकेशन सिस्टम। देखिए इंग्लिश में लिखा है लेकिन आपको हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो रेन वाटर का है, जो हमारा बारिश वाला जो जल है उसका जो हमें संग्रहण करना है, उसके लिए जो हमें सिस्टम जो हम लगाएंगे, जो उसका इंस्टॉलेशन करेंगे, वो क्या होगा, बहुत ही इजी होगा और ना ही वो ज़्यादा कॉस्टली होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको हमें ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए तो यूज करना नहीं है। जो हमारे अदर यूज है, जैसे सिंचाई के लिए, पेड़ पौधों के लिए, या फिर जो हमारे कैटल्स हो गई उनके लिए यूज करना है, तो उसके अंदर किसी भी प्योरीफिकेशन की नीड नहीं है। तो बगैर प्योरीफिकेशन के भी काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और इससे क्या फ़ायदा होता है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जब हम रेन वाटर को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन समझिए फ्रेंड्स, भूमि कटाव, सोल इरोजन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हुए चलती हूँ कि जब जैसे बारिश होती है, तो बारिश होगी तो क्या करेगी, वो भूमि को काटेगी, मृदा को काटेगी, अपने साथ बहा करके ले जाएगी। तो इससे क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, क्योंकि पानी को हमने क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। एक बार खर्चा करने के बाद लंबे समय तक टैंक चलते हैं। हमने एक बार खर्चा करके अपनी छत के ऊपर टैंक बना लिया, अपने आंगन में टैंक बना लिया, तो वो लंबे समय तक चलता है। ये नहीं कि बार बार में उसको करना पड़ता है। सूखा व बाढ़ की संभावना कम। कैसे, बाढ़ तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं आएगी कि हमने वाटर को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। स्टोर करते रहेंगे जब हम उसको, हमने अपने घर के अंदर ही क्या बना दिए हैं, टैंक बना दिए हैं वाटर को स्टोर करने, तो वाटर वहाँ पे स्टोर हो रहा है। ज़्यादा वाटर की क्या नहीं होगी, बारिश के समय पे वेस्टेज नहीं होगी, तो बाढ़ आने की संभावना कम होगी। सूखे की संभावना कम कैसे होगी, भाई जो पानी हमने स्टोर किया था उसको जब हमारे पास वर्षा नहीं हो रही है, जब हमें पानी की नीड्स है, तब हम किसका यूज कर लेंगे, जो वाटर हमने स्टोर किया था सिंचाई के लिए उसका यूज कर लेंगे। तो सूखे की संभावना भी क्या होगी, ये सब क्या होगी, कम होगी। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, रेन वाटर इज़ मोस्टली फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। आगे देखिएगा, जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जो जल आता है, मोस्टली फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। जो हार्मफुल केमिकल हैं, जो हानिकारक रसायन हैं, उनसे क्या होता है, फ्री होता है। क्योंकि फ्रेंड जो क्लाउड से जो बारिश हो रही है वो क्या होती है, उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते। हाँ, कहीं कहीं पे एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन हमारे इंडिया में तो कम ही होती है। ओके, एसिड रेन कैसे होती है, एसिड रेन समझते हो आप, अम्लीय वर्षा क्या होती है कि भाई जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो हानिकारक गैसें प्रेजेंट होती हैं, और जब बारिश आती है, जब पहली बार इसमें नहाने के लिए मना किया जाता है ना, वो इसीलिए मना किया जाता है कि वो जितने भी केमिकल्स हैं वो सब रेन के साथ मिक्स होकर के कहाँ जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं। तो वो धरती को क्या पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया की जो सोइल है उसका नेचर कैसा है, क्षारीय नेचर है, क्षारीय प्रकृति है, एल्कलाइन नेचर की है। किस नेचर की है, एल्कलाइन नेचर की। तो हमारी मिट्टी के ऊपर उसका कोई असर इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता है। ओके, तो रेन वाटर है वो मोस्टली फ्री होती है, किससे, केमिकल से। तो यहाँ पर समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अब देखो ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम लिए थे। डायग्राम इसीलिए लिए थे ताकि आप लोगों को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो अच्छे से समझ में आ सके। ओके, देखो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है, जो आपको ये फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि जैसे कि जो हमारा रेन वाटर, जो बारिश से जो पानी आ रहा था वो आने के बाद सीधा कहाँ पे चला गया, इस टैंक के अंदर चला गया। तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, पानी आ रहा है, पानी को क्या किया जा रहा है, स्टोर। और स्टोर होने के बाद यहाँ से उस पानी की क्या की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। ये क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, यानी इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नो लैंड इज वेस्टेड
फॉर स्टोरेज पर्पज़, स्टोरेज पर्पज़ के लिए किसी भी एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम छत पे बना रहे हैं तो छत के ऊपर छत पहले से ही बनी हुई है, वहाँ पर हमारा जो स्टोरेज है वो बन जाएगी, या फिर हम सीधा जो ग्राउंड है उसके अंदर टैंक बना करके वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रहा है 2 टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मोस्टली 2 टाइप्स हो सकती हैं, मेजर रूप से कौन कौन सी होती हैं, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो कि हमने अभी पढ़ा है। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, टैंक बना करके पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो कि सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है, बाद में पशुओं के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, जो हमारा भूमिगत जल है, वो क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है, क्योंकि सीधा हमने जब इसको पानी को कहाँ पर भेज दिया, ज़मीन के अंदर भेज दिया, तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, साथ में यहाँ से एक पॉइंट और भी याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ये कैसा प्रोसेस होता है, हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस होता है। इसको याद रखिए, हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जो सतह जल था उसको सीधा भूमिगत जल के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके साथ जो मैं पॉइंट्स अब डिस्कस करने जा रही हूँ, ये पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यानी जो हमारे हिमालय का जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, जिसके अंदर लद्दाख वगैरह आते हैं, वहाँ पर किस टेक्निक का यूज किया जाता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया के विभिन्न हिस्सों में किस किस टेक्निक से जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण किया जाता है, और उन टेक्निक को क्या नाम दिया गया है अलग अलग हिस्सों में। ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है लद्दाख। लद्दाख के अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब आप लोग ये मत बोलिए कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम मैंने मिला करके लिखे हुए हैं, बाईलिंगुअल है कंटेंट, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ वो मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी बोलती हूँ। लद्दाख के अंदर जो पानी को जो स्टोर करने का तरीका है उसको क्या बोला जाता है, जिंग टैंक। ये आपको याद रखना है, जिंग टैंक। क्या याद रखोगे, जिंग टैंक। क्वेश्चन में आ जाएगा कि लद्दाख के अंदर जो पानी का जो वर्षा का जो जल संग्रहण है उसको करने की विधि को क्या कहा जाता है, जिंग टैंक कहा जाता है। जो आइस होती है लद्दाख में, वो मेल्टेड आइस कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, जिंग टैंक में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंदर फ्रेंड जैसे कि हमारे क्या आ गए, जम्मू और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। तो इसके अंदर जो वर्षा जल संग्रहण की जो जो युक्तियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरांचल के अंदर नोला, उत्तरांचल के अंदर किसका यूज किया जाता है, नोला। और नोला क्या होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि नोला का वर्ड, आपको सिर्फ यही याद रखना है, नोला, NAULA, नोला। ओके, उत्तरांचल में किसका यूज किया जाता है, नोला। नोला क्या होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश में जो वाटर चैनल यूज किए जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उनका क्या नाम है, कुल, KUL, कुल। कुल कहाँ पे यूज किया जाता है, जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश में। ओके, इज इट क्लियर? आगे चले, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंज है, ठीक है, उसके अंदर किस किस क्षेत्र में क्या क्या कहा जाता है रेन हार्वेस्टिंग को। सबसे पहले आता है अप्तानी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, अप्तानी सिस्टम, APTANISYSTEM, अप्तानी सिस्टम। अप्तानी जो सिस्टम है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर यूज किया जाता है, अप्तानी से अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट बता रही हूँ यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से याद करना। ओके, जो अप्तानी सिस्टम है वो कहाँ की यूज किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और इन अप्तानी सिस्टम के अंदर क्या होता है, टेरेस्ड प्लॉट कनेक्टेड बाई इनलेट एंड आउटलेट चैनल। इनलेट और आउटलेट चैनल बना करके पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसको अप्तानी सिस्टम बोलते हैं। अप्तानी सिस्टम कहाँ यूज होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जाबो। जाबो कहाँ यूज किया जाता है, नागालैंड में। जाबो जो टेक्निक है वो कहाँ यूज की जाती है, नागालैंड में, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जाबो, नागालैंड। जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो बैम्बू होते हैं उनकी हेल्प से खेतों के अंदर क्या की जाती है, ड्रिप इरिगेशन, यानी जो बूंद बूंद से जो सिंचाई होती है वो की जाती है। वो कहाँ की जाती है, मेघालय में। कहाँ की जाती है, मेघालय में। ओके, तो यहाँ तक आपको याद हो गया। अब आगे चलें।
आगे देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी में हमारे एरिया आ जाते हैं जैसे कि असम। तो असम में छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और उन तालाब को क्या नाम दिया गया है? डोंग्स। क्या नाम दिया गया है? डोंग्स। ये आपको याद रखना है, DONGS। अभी यहीं से कंफ्यूज होने लग जाओगे, इन सबको एक अच्छे से नोट्स बनाइए और इनको नोट कर लीजिए। आपको पूछ लेगा कि असम में कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज की जाती है, क्या उसका नाम है। आपको एग्जांपल दे देगा बावड़ी या फिर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ओके, और एक आपको ऑप्शन होगा डोंग्स। तो आपको क्या याद रखना है? डोंग्स का यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है डोंग्स का? असम में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डंग्स और जोम्पीज। डंग्स और जोम्पीज कहाँ यूज किए जाते हैं? जलपाईगुड़ी जिला, जो जलपाईगुड़ी जिला है वहाँ पर राइस की जो खेती की जाती है वहाँ पर डंग्स और जाम्पोजीज की हेल्प से की जाती है। डंग्स और जाम्पोजीज कहाँ होंगे? पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ा जिला में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिग हो गई, बाउली हो गई, ये कहाँ यूज की जाती है? दिल्ली में, मैदानी क्षेत्रों में। डिग, बाउली दिल्ली के क्षेत्रों में। बाउड़ी या बर बोलते हैं, कहाँ पे होती है? राजस्थान में। बाउड़ी या बर कहाँ पे यूज की जाती है? राजस्थान में। ओके, ये सब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। ओके, इनको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है टंका। टंका कहाँ की जाती है? अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है टंका के अंदर, जो बीकानेर राजस्थान में यूज की जाती है। कुंड भी पानी को स्टोर करने का एक साधन होता है, जो कहाँ पे यूज की जाती है? राजस्थान में। जोहड़ भी बनाए जाते हैं। जोहड़ कहाँ बनाए जाते हैं? अलवर, राजस्थान में। तो ये हमने कुछ तरीके देखे जो विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न तरीके प्रयोग किए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं पुनर्भरणकरण के तरीके व तकनीक, और कौन कौन सी तकनीक हो सकती हैं। ये तो हमने उनके नाम देखे हैं, ठीक है। अब कुछ तकनीक देखते हैं। तो देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो तकनीक यूज की जाती है, शहरी क्षेत्रों में तकनीक कौन कौन सी यूज की जा सकती है? पुनर्भरण पिट, पुनर्भरण खाई, नलकूप, पुनर्भरण कूप। ये कहाँ पे यूज होते हैं? शहरी क्षेत्रों में। पुनर्भरण पिट यानी एक गड्ढा बनाया जाता है, पुनर्भरण खाई ट्रेंच बना करके, नलकूप की हेल्प से, पुनर्भरण कूप की हेल्प से। इनको आगे हम अच्छे से विस्तार से देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या टेक्निक यूज हो सकती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गली प्लग बनाए जाते हैं, परिरेखा बांध बनाए जाते हैं, गैबियन संरचना बनाई जाती है, परिसरावण टैंक बनाए जाते हैं जिनको परकोलेशन टैंक भी बोलते हैं, चेक बांध बनाए जाते हैं, सीमेंट प्लग बनाए जाते हैं और कूप बनाए जाते हैं, पुनर्भरण साफ्ट बनाई जाती हैं, भूमि जल बांध बनाए जाते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि भाई शहरी क्षेत्रों में कौन सी पुनर्भरण जल टेक्निक यूज होती है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, टोटल वाटर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर है उसके अंदर जो 97% हमारा वाटर है, 97% वाटर कैसा है? सलाइन है। कैसा है? सलाइन है, यानी उसके अंदर लवण मिले हुए हैं, खारा पानी है वो। जो हमारा फ्रेश वाटर है, ताज़ा जल है, स्वच्छ जल है, वो सिर्फ कितना है? 3%। कितना है? 3%। ठीक है, 3% फ्रेश वाटर है, 97% हमारा खारा पानी है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो काफ़ी जो पॉइंट है वो कहीं कहीं से ऐड किए गए हैं। ओके, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स बन जाते हैं जो सब हमें याद रखने हैं। तो उसी के बारे में आगे देखिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एवरेज सलाइनिटी क्या होती है, जो औसत लवणता होती है वो कितनी होती है? तो 33 ppt। क्या याद रखोगे? 33 ppt, 33 पार्ट पर थाउजेंड। 33 पार्ट पर थाउजेंड यानी 1000 के अंदर 33 जो लवणता हो सकती है। ओके, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ होती है? टर्की की वान झील में। टर्की की वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, टर्की की वान झील में। ओके, लवणीय जल के स्रोत, जो लवणीय जल है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा भाई? सागर में, महासागरों में, खाड़ी में, झील में। यहाँ पे क्या मिलता है? लवणीय जल मिलता है। ओके, अब इसी में आगे देखिए, जो मृत सागर है, जो डेड सी है, डेड सीड की कहाँ पे है? जॉर्डन में है। इसकी आप लोगों से लवणता पूछी जा सकती है, कितनी होती है? जो इसकी सलाइनिटी होती है वो 238 ppt होती है। कितनी होती है? 238 ppt।
साथ में फ्रेंड क्या होगा, जो जितना ज़्यादा खारा होगा, जिसकी सलानिटी, जिसकी लवणता जितनी ज़्यादा अधिक होगी, उसका घनत्व उतना ज़्यादा अधिक होगा, उसका घनत्व उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। और जब डेंसिटी अधिक होगी तो वस्तुएं आसानी से डूबती नहीं है, वस्तुएं आसानी से डूबती नहीं हैं। ओके, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो लगून वाटर है, कोस्टल एरिया विच हैविंग डीप स्ट्रक्चर कोज्ड बाय इरोजन ऑफ वाटर, वेरी यूजफुल फॉर फिशेस, राइस प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग चाहो तो इस पॉइंट्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये देख लीजिए, भारत की कुछ झीलें, जब हमारे ईवीएस टॉपिक दिया हुआ है ना तो ये हमारे इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। चिल्का झील है वो कहाँ है, उड़ीसा में है, सबसे बड़ी झील है। ओके, सांबर झील है वो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा लवणीय है, सबसे ज़्यादा लवणीय है। वेम्बनाड झील केरल में है, सबसे ज़्यादा लंबी है। सबसे बड़ी तो चिल्का झील उड़ीसा और सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरला में है। पुलिकट झील सबसे ज़्यादा गहरी है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, अब देखिए सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर होता है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, जो आपको मीठा जो पानी है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, प्योरेस्ट वाटर होता है। कैसा होता है, प्योरेस्ट वाटर होता है वो। सबसे प्योरेस्ट वाटर फॉर्म कौन सी होती है, ग्लेशियर वाली। बारहमासी जो नदियाँ होती हैं उनका जो सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर ही है। रेनफॉल वाटर और भूमिगत जल, ये किसके सोर्सेज हैं, जो हमारा फ्रेश वाटर है उसके रिसोर्सेज हैं। सबसे कम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम भूमिगत जल का प्रयोग कौन से स्टेट करते हैं इंडिया में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का प्रयोग कौन करता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का यूज किया जाता है, जबकि सबसे कम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा आपके पॉइंट्स दिए हुए नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए प्योर वाटर और सलाइन वाटर के अंदर डिफरेंस देखते हैं। प्योर वाटर और सलाइन वाटर यानी हमारा ताज़ा जल, मीठा जल, साफ जल, और सलाइन वाटर हमारा खारा पानी। प्योर वाटर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो अंडा और नींबू है वो डूब जाता है, यानी उसके अंदर वस्तुएं क्या है, डूबती हैं। घनत्व क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी है वो कम होती है। जबकि हमारे खारे पानी में घनत्व ज़्यादा होता है, वस्तुएं आसानी से डूबती नहीं है। जैसे कि डेड सी, जॉर्डन, वान लेक, टर्की, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है, यूएसए में है। ओके, लवणता ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वस्तुएं डूबेंगी नहीं खारे पानी में। अब हमने ऊपर जो देखे थे, जो पुनर्भरण पिट, यानी जो हमने ऊपर जो टेक्निक देखी थी शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनको एक थोड़ा सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए, नोट सो इम्पोर्टेंट। ओके, देखिए जो हमारी पुनर्भरण पिट थी, जो हमारा पुनर्भरण पिट थी, यानी उसके अंदर क्या किया जा रहा था कि गड्ढे से छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन किया जाता था। कहाँ किया जाता है ये, जलोढ़ क्षेत्रों में, जहाँ पारगम्य चट्टानें या तो जमीनी सतह से या बहुत छिछली गहराई पर हो। सबसे पहले तो पुनर्भरण जो पिट है वो जलोढ़ क्षेत्रों में यूज की जाती हैं, जहाँ पर पारगम्य चट्टानें होती हैं, जमीनी सतह पर या बहुत छिछली गहराई पर हो, तो वहाँ से छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन पुनर्भरण पिट के माध्यम से किया जाता है। जो जलोढ़ क्षेत्र है वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, पुनर्भरण क्षेत्र का यूज किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, एक उसके अंदर किसी भी शकल व आकार का पुनर्भरण पिट हो सकता है, ठीक। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस एक हल्का हल्का स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, छत से जल निकासी के स्थान पर जाली लगानी चाहिए ताकि पत्ते या अन्य ठोस पदार्थों को पिट में जाने से रोका जा सके। जो पिट बनाया है हमने, जो गड्ढा बनाया है, उसके अंदर क्या लगा देंगे, हम एक जाली लगा देंगे। जाली लगाने से क्या होगा कि जो ठोस पदार्थ हैं, पत्ते वगैरह हैं, वो वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर छन करके जाएंगे। ओके, पुनर्भरण गति को बनाए रखने के लिए ऊपरी रेत की परत को समय समय पर क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। जल इकट्ठा करने वाले कक्ष से प्रथम वर्षा के जल को बाहर जाने देने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जब हमें जल इकट्ठा करना है तो पहले वहाँ पे जो जल था उसको निकाल करके फिर जो दूसरा वाला जल है उसको इकट्ठा करना है। ओके, अब देखिए पुनर्भरण खाई,
जो पुनर्भरण खाई है, जो हमने सेकंड टेक्निक पढ़ी थी, उसके अंदर जो जल का संचयन है वो किस तरह से होगा। पुनर्भरण खाई 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली छत के भवन के लिए क्या है, उपयुक्त है, जिसकी छत की कितना स्क्वायर मीटर हो, 200-300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हो, जहाँ भेद्य स्तर छिछले गहराई में उपलब्ध होता है। पुनर्भरण करते समय योग्य जल की उपलब्धता पर क्या बनाई जाती है कि खाई बनाई जाती है। ठीक है, जाली छत से जल निकालने वाले पाइप पर लगाई नहीं चाहिए। जो हमारा जो छत है उससे जो पाइप से जो पानी निकल रहा है, जाली वहाँ पे लगानी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पत्ते हैं वो वहाँ पे रुक सके और पानी का क्या हो, उसके स्टोरेज हो उसकी। पुनर्भरण दर को बनाए रखने के लिए रेत की ऊपरी सतह की अधिक सफाई की जानी चाहिए। इसी तरह से ये इसमें दे रखा है। मौजूद नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन। इसके अंदर क्या होता है, छिछले जलभूत सूख गए हो व मौजूदा नलकूप गहरे जलभूत से जल निकाल रहे हो, वह गहरे जल भरत को पुनर्भरित करने के लिए मौजूद नलकूप द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल को संचयन की पद्धति अपनाई जाती है। जहाँ पे नलकूप सूख रहे हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए छत की नाली को 10 सेंटीमीटर व्यास के पाइप से जोड़ा जाता है। पहली बरसात के अपवहित जल को छत से आने वाले पाइप के निचले सिरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात नीचे के पाइप को बंद करके आगे की बरसात का पानी लाइन पर लगे टी पाइप के माध्यम से पीवीसी फिल्टर तक लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पानी को क्या किया जाता है, नलकूप के माध्यम से हम पानी को क्या कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कर सकते हैं। पुनर्भरण कुओं के साथ खाई द्वारा छत से प्राप्त वर्षा जल का संचयन, इसके अंतर्गत भी वही है। तो ये सारी टेक्निक है। ठीक, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ये तो हमने क्या पढ़ी थी, शहरी क्षेत्रों में पढ़ी है। अब क्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में गली पलक द्वारा वर्षा जल संचयन। गली पलक का निर्माण स्थानीय पत्थर, चिकनी मिट्टी व झाड़ियों का उपयोग करके वर्षा ऋतु में पहाड़ के ढलान से छोटे कैचमेंट में बहते हुए नालों में जलधाराओं के आर पार किया जाता है। क्या बता रहा है इसके अंदर, गली पलक के अंदर मिट्टी व नमी के संरक्षण में मदद करता है। गली पलक के लिए स्थान का चयन ऐसी जगह करते हैं जहाँ स्थानीय रूप से ढलान समाप्त होता है, ताकि बंड के पीछे पर्याप्त मात्रा में जल एकत्रित रह सके। स्थानीय पत्थर, चिकनी मिट्टी, झाड़ियों का उपयोग करके जो पानी है उसको रोका जाता है। किसका यूज करके, स्थानीय जो पत्थर हैं, चिकनी मिट्टी है, उनका उपयोग करके पानी को रोका जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, गली पलक कहते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में यूज की जाती है। इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो पानी है वो रिस कर जाता रहेगा, और साथ में ही क्या होगा, मिट्टी की जो नमी का संरक्षण होता रहेगा। ये कहाँ पे क्या स्थानीय, जहाँ पे ढलान समाप्त हो रही हो, यानी जहाँ से पानी ढल करके आ रहा है, जहाँ से पानी ऐसे ढलान से आ रहा है और यहाँ पे जो ढलान समाप्त हो रही है, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, झाड़ी वगैरह रोक करके, पत्थर वगैरह डाल करके, चिकनी मिट्टी वगैरह डाल करके वहाँ पे पानी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो ये कहाँ पे यूज होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है परिरेखा या कंटूर बांध के द्वारा वर्षा जल संचयन। परिरेखा वाटरशेड में लंबे समय तक मृदा नमी को संरक्षित रखने की प्रभावी पद्धति है। लंबे समय तक क्या रखती है, मृदा की मिट्टी की नमी को बनाए रखती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है, जहां मानसून का अपवहित जल समान ऊंचाई वाले कंटूर के चारों तरफ ढलान वाली भूमि पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। बहते हुए जल को कटाव वेग प्राप्त करने से पहले बंड के बीच में उचित दूरी पर रखकर रोक दिया जाता है। दो कंटूर के बंड के बीच की दूरी क्षेत्र के ढलान व मृदा की पारगम्यता पर निर्भर होती है। मृदा की पारगम्यता जितनी कम होगी, कंटूर बंड के बीच दूरी उतनी क्या होगी, कम होगी, जिनमें सीढ़ियाँ बनाया जाना शामिल नहीं होता। तो ये भी इसी तरह से पानी को रोका जाता है। पानी की जो नमी है वो, मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है, सीधा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, परिश्रावण टैंक द्वारा वर्षा जल संग्रहण। परिश्रावण टैंक द्वारा वर्षा जल संग्रहण, एक हमारे पास गैबियन संरचना भी आती है। गैबियन संरचना के अंदर क्या है, दिस इज ए काइंड ऑफ चेक डैम commonly constructed across small streams to conserve stream flow with practically no submersion beyond stream course। ये देखिए गैबियन संरचना इस तरह की होती है, गैबियन संरचना बनाई जाती है। बस आप इनके नाम याद रख लेना कि ये कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, इनका क्या क्या फ़ायदा होता है, और बाकी इतना कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चेक डैम, जो चेक डैम होता है उससे भी पानी का स्टोरेज किया जा सकता है। चेक डैम से कहाँ पे किया जाता है, ग्रामीण इलाकों में किया जाता है।
ओके। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर था रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज शाफ्ट के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किया जाता है। पुनर्भरण कुओं द्वारा कुएं बना दिए जाते हैं, जो कुएं काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं, चालू हुए बंद कुओं को पानी के स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। पुनर्भरण कुओं द्वारा वर्षा जल संचयन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इसके अंदर। अब और कुछ तो शायद इसमें बचता नहीं है। आपकी यूनिट लगभग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग था वो यूनिट हमने क्या की है, कंप्लीट की है। ये जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस यूनिट को अब यहीं पर क्या करते हैं, इसका एंड करते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, ये जो मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है, इनसे जितने भी MCQ बनेंगे वो सिलेबस कंप्लीट होते ही हम लोग कर लेंगे। अब हमारा बच जाता है डिफॉरेस्टिंग, और एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या है, ये बच जाते हैं। तो इनको भी हम आने वाले 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा EVS का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पहले आप EVS का सिलेबस कंप्लीट करें, तो इसीलिए मैंने आज ये EVS की सेकंड जो यूनिट है वो भी आपके साथ, सेकंड नहीं सॉरी ये 4th यूनिट हो गई, वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।